हेलो क्लास। जो हमने अपना कल हिस्ट्री का टॉपिक शुरू किया था वो था फ्रीडम फाइटर्स। आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे वो है गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज। हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से रहता है इन टॉपिक में से कि हमारे पास कोई सिस्टम शुरू हुआ, किसी ने कोई एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, किसी ने कोई स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, किसी ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, किसी ने कोई आईसीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट किया, रेलवे सिस्टम, पोस्ट ऑफिस सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम, किसी ना किसी ब्रिटिशर ने ही स्टार्ट किया है, तो उनसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सन पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास ये सिस्टम गवर्नर जनरल्स हैं, कभी हम वाइस रॉयज बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, तब हमारे पास पहले तो गवर्नर की पोस्ट होती थी, गवर्नर, ठीक है, जो कि हमारे पास थे रॉबर्ट क्लाइव। ये लोग जो गवर्नर हुआ करते थे ये गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाते थे। उसके बाद जो हमारे पास दो बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद ये जो गवर्नर वाला सिस्टम था ये हमारे पास हो गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो हमारे पास थे ये हुआ करते थे पहले बंगाल के। ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1772 में। उसके बाद इन लोगों ने पूरे इंडिया पर गवर्नर जनरल्स का सिस्टम स्टार्ट किया। 1828 में सिस्टम गवर्नर जनरल्स थे इंडिया के गवर्नर जनरल्स बनने शुरू हो गए। उसके बाद 1857 में हमारे पास रिवोल्ट हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि उस रिवोल्ट के बाद जो गवर्नर जनरल वाला सिस्टम था वो कौन हो गए, वो वाइस रॉय हो गए, वो ही वाइस रॉय में कन्वर्ट हो गए। जो गवर्नर जनरल्स थे ये अपनी मर्जी से काम करते थे, लेकिन जो वाइस रॉयज थे ये ब्रिटेन के किंग या क्वीन के कहने के अनुसार ही काम किया करते थे। तो सबसे पहले हम पर्सन जो पढ़ेंगे वो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इन 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। 1765 में एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई जिसमें कि ये तय हुआ था कि हमारे पास डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। ही स्टार्टेड डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या था कि दोहरी शासन नीति प्रणाली चलेगी। मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि जो रेवेन्यू रहेगा वो तो ब्रिटिशर्स के हैंड्स में रहेगा, जितना भी पैसा होगा वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, जो टैक्स इकट्ठा करेंगे वो ब्रिटिशर्स इकट्ठा करेंगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर मीन्स जो कानून वगैरह बनाने का काम होगा वो कौन करेगा, वो करेंगे हमारे पास जो नवाब्स होंगे बंगाल के। उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो तो थे हमारे पास गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे। उसके बाद जो हमारे पास पहले गवर्नर जनरल बनकर आए बंगाल के वो थे वार्न हास्टिंग्स। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। In 1772 he abolished the dual system of administration। जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1765 में शुरू किया था, इन्होंने ख़त्म कर दिया था 1772 में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। ही सेट अप सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता इन 1774। जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनवाया गया था 1774 में, वो किसने बनवाया? वार्न हास्टिंग्स ने। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था जिसका नेम था बंगाल गजेट, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था।
इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था 1780 में। नेक्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो अब हम यहाँ पर ना गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे, वाइस रॉयस पढ़ेंगे, लेकिन हर एक पर्सन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जिन्होंने कोई काम करवाया है, जिन्होंने कोई सिस्टम शुरू किया, कोई नई चीज़ शुरू की, उन्हीं के बारे में हम वो चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ही फाउंडेड 4 सेशन कोर्ट्स। इन्होंने 4 जगह पर नई सेशन कोर्ट्स बनवाई थी। कौन कौन सी जगह पर? कोलकाता, पटना, मुर्शिदाबाद एंड ढाका। इन 4 जगह पर सेशन कोर्ट बनवाई किन्होंने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने ही स्टार्ट किया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और ज़मींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या ज़मींदारी सिस्टम भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड ICS मीन्स इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम था वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है इन्हीं को। नेक्स्ट पर्सन है लॉर्ड वेलेस्ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, ही फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने फाउंड किया था। हमें ये कॉलेज बहुत ही बार पूछा गया है कि फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ है, कौन सी जगह पर है? वो कोलकाता में है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये थे हमारे पास ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो विलियम बेंटिक थे, इन्होंने बहुत से इम्पॉर्टेंट काम किए, जैसे कि ही एंडेड सती सिस्टम इन 1829। सती सिस्टम को ख़त्म किया इन्होंने। उस टाइम पे एक पर्सन थे राजा राम मोहन राय, जो कि एक समाज सुधारक थे। समाज को सुधारने के लिए वो बहुत से काम कर रहे थे, तो उन्हीं से प्रभावित हो करके इन्होंने एक लॉ बना दिया था कानूनन कि अगर कोई सती प्रथा को चलाएगा या उसको करेगा सती सिस्टम को, तो हम उसको सज़ा दे देंगे। ही एंडेड ठग सिस्टम। इन्होंने ठग सिस्टम को ख़त्म किया था। ही फाउंडेड मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता। कोलकाता में इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया था। इन 1835 इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1835 में इन्होंने इंग्लिश को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। नेक्स्ट इज लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1839 में इन्होंने जो शेर शाह सूरी मार्ग था, जो कि हमने पढ़ा था कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर, जो कि आज पाकिस्तान में है। उस रोड को इन्होंने नाम दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, आज कहाँ तक है? ये कोलकाता से लेके अमृतसर तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाई जाती है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GT? ग्रैंड ट्रंक। नेक्स्ट इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बहुत पॉइंट बनते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। ही स्टार्टेड
डॉक्टराइन ऑफ लैप्स। इन्होंने डॉक्टराइन ऑफ लैप्स सिस्टम शुरू किया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि वो सारे राजा या रानी जिनके अपनी कोई औलाद नहीं है, वो लोग बच्चे को गोद लेकर के अपना वारिस नहीं बना सकते, तो उनके एम्पायर का क्या होगा? उनका एम्पायर उनके मरने के बाद, वो राजा या रानी के मरने के बाद उनका एम्पायर ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो धक्काशाही था कि जिससे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन रूलर्स के एम्पायर को हड़प कर रहे थे। ही स्टार्टेड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। हमारे पास जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो यात्रियों को लेके जाती थी वो 1853 में स्टार्ट हुई थी बॉम्बे टू ठाणे। ही स्टार्टेड पोस्ट ऑफिस सिस्टम, जो हम पोस्ट डालते हैं ना, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। एंड टेलीग्राम सिस्टम जिसको हम हिंदी में तार बोलते हैं, तार, ये सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। इस सिस्टम को शुरू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। पोस्ट ऑफ मतलब लेटर में क्या है, अगर आप पोस्ट कुछ करते हो तो उसमें आप चाहे 10 पेजों का लेटर लिख के किसी को भेज दो, उतने ही पैसे लगेंगे। लेकिन टेलीग्राम सिस्टम जो था ये फास्ट सर्विस थी। इसमें क्या था कि आप जितने वर्ड्स लिखोगे उतने ही ज़्यादा पैसे होंगे। तो लोग एक बिल्कुल छोटा सा कार्ड डालते थे, उसमें बस 3 या 4 शब्द ही लिखा करते थे। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, जो पक्की सड़कें हुआ करती थी वो इन्होंने बनवानी स्टार्ट की, और इन्होंने ब्रिजेस जो पुल वगैरह थे वो भी बनवाने स्टार्ट किए। ही स्टार्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने बनवाया। ही मेड शिमला एज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स, शिमला को समर कैपिटल बनवाया। देखो अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ना गर्मी ज़्यादा लगती थी, तो उनकी जो फाइनेंशियल कैपिटल जो थी वो कोलकाता थी, लेकिन जब गर्मियाँ होती थी तो वो शिमला में शिफ्ट कर जाते थे। इन 1856 विडो रीमैरिज बिल वाज पास्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास सती सिस्टम ख़त्म हुआ 1829 में। सती सिस्टम में क्या था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को जिंदा उसी के साथ जला दिया जाता था। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अगर अब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ तो रहेगी, वाइफ तो बची है, तो वो क्या है? विडो है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत नज़रिए से देखा जाता था समाज में। तो ब्रिटिशर्स ने एक बिल पास किया जिसके द्वारा जो विडो थी उसको दोबारा से शादी करने का हक दिया गया। कब? 1856 में। नेक्स्ट पर्सन, लॉर्ड कैनिंग। इन 1856 विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। बिल किसने पास किया? लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन वो बिल एक्ट कब बना? मतलब पहले तो वो कोई चीज़, बिल मतलब हमने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में पास हो गया और वो एक्ट बन गया। वो किसके टाइम पीरियड के दौरान? लॉर्ड कैनिंग के टाइम के दौरान। इन्हीं के टाइम के दौरान 3 यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप। 3 यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की गई थी, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में। इन 1860 फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया। 1860 में इंडिया का पहला बजट जो था वो बना था। इन 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वाज पास्ड। 61 में हाई कोर्ट एक्ट जो था वो पास हुआ। ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल की पोस्ट पर थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। जब वो रिवोल्ट ख़त्म हुआ तो डिसाइड हुआ कि जो गवर्नर जनरल्स हैं उनको उनकी पोस्ट को ख़त्म करके वाइसरॉय की पोस्ट जो है वो स्टार्ट की जाएगी। तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और उन्हीं को ही बनाया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। हु वॉज लास्ट
गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था उसका लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो इन दोनों का आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इनकम टैक्स। इन्होंने इंडिया में इनकम टैक्स स्टार्ट किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट इज सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने क्या किया था? ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। इन्होंने नहरें बनवानी स्टार्ट की थी। एंड ही स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। अब जो ट्रेन थी वो तो पहली स्टार्ट करवाई लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन जो रेलवे सिस्टम को एक्सपेंड किया वो किसने किया? सर जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट पर्सन इज लॉर्ड रिपन। अब जो लॉर्ड रिपन थे, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। आपको पता होगा कि सेंसस क्या होता है। सेंसस पहले तो आफ्टर हर 10 साल बाद आता है, जो कि जैसे हमारे पास पहले 211 में, फिर 221 में, ठीक है। सेंसस में क्या होता है कि जिसमें हमें ये बताते हैं कि अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, डेंसिटी कितनी है, लिटरेसी कितनी है, लाइफ एक्सपेंडेंसी कितनी है, मतलब इस तरह का कुछ डाटा, कौन सी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें सेंसस में पता चलती हैं। तो जो इंडिया का फर्स्ट सेंसस था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर बना था, ठीक है। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस। इन्हीं को ही बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये क्या है? अब देखो, जैसे आज हम बोले कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो इंडिया लेवल पे तो जो हेड हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी हैं। अब ये तो नहीं कि अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया है ना किसी की आपस में, फैमिली में, तो वो ये तो नहीं है कि वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा कि हाँ जी ऐसा ऐसा हो गया और हमारा ये झगड़ा सॉल्व करो। नहीं, हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अगर वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई, फिर हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहाँ जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है कि लोगों को नियरेस्ट टू नियरेस्ट कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करवाई जाए जो कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे कि हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीसी हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स हैं जो सिटीज़ में अपॉइंट किए होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो किसने स्टार्ट किया था? ये लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? ये तो हमने कुछ पर्सन्स पढ़ लिए कि भी हाँ जी ये पर्सन्स हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ काम किया। उसके बाद हमारे पास फिर स्टार्ट हुए वाइस रॉय स्टार्ट हुए। कब स्टार्ट हुए? 1858 से। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मिली। जब इंडिपेंडेंस मिली, ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि अब 15 अगस्त के बाद इंडिया में वाइस रॉय की जो पोस्ट है उसे दोबारा से ख़त्म करके हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल तब तक चलेंगे जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ओके, तो ये 1950 तक रहा था। तो यहाँ पर अब 15 अगस्त
1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक हमारे पास फिर से क्या रहे, गवर्नर जनरल। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट ब्रिटिश इंडिया। या तो आप इंडिपेंडेंट इंडिया बोल सकते हो या फिर अकेला इंडिया बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट इंडिया बोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आज़ाद भारत के। तो यहाँ पर भी यही हुआ था कि जो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्हीं को ही बनाया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन थे। तो ये थे हमारे आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल। 1948 तक ये रहे। उसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल बने थे इनके बाद, वो बने सी राजा गोपालाचार्य। जो सी राजा गोपालाचार्य थे तो ये कौन थे, ये इंडियन थे, ठीक है। तो सी राजा गोपालाचार्य वॉज द ओनली फर्स्ट एंड लास्ट, यही इकलौते पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे किसके, इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। तो सी राजा गोपालाचार्य वॉज द ओनली इंडियन हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूज़पेपर्स जो थे उस टाइम पर चले थे, जिनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, ये रॉबर्ट नाइट नेम के पर्सन ने स्टार्ट किया। देन स्टेट्समैन, अगेन रॉबर्ट नाइट ने स्टार्ट किया। इंग्लिशमैन, अगेन रॉबर्ट नाइट। मद्रास मेल, रॉबर्ट नाइट ने ही स्टार्ट किया। द पायोनियर वॉज अगेन स्टार्टेड बाय रॉबर्ट नाइट। तो ये सारे के सारे न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किए, रॉबर्ट नाइट ने। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, मद्रास मेल, द पायोनियर, all these newspapers were started by Robert Knight. Next newspaper, बंगवासी। बंगवासी न्यूज़पेपर जोगेंद्र नाथ बोस नाम के पर्सन ने स्टार्ट किया था। द हिंदू, ये वी राघवचारी नाम के पर्सन ने स्टार्ट किया। केसरी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर था ये दो पर्सन्स ने स्टार्ट किया था, प्रताप नारायण महेश्वर एंड पंडित मदन मोहन मालविया। ये दो पर्सन्स ने मिलकर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो था वो स्टार्ट किया था। देखो, जो न्यूज़पेपर इंडियंस ने स्टार्ट किए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ न्यूज़पेपर्स तो मैंने आपको फ्रीडम फाइटर्स में पढ़ा दिए थे, जैसे गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किया था, हरिजन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। हमने लाला लाजपत राय के न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, जिसमें कि उन्होंने न्यूज़पेपर वंदे मातरम, द पीपल, द पंजाब। हमने बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर पढ़े हैं, द केसरी, द महारथा। एनी बिसेंट ने स्टार्ट किया था कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। कुछ न्यूज़पेपर्स जो थे हमने पढ़े थे जब स्वदेशी मूवमेंट चली थी, है ना, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, जैसे संजीवनी न्यूज़पेपर बाय के मित्रा, अमर बाज़ार पत्रिका बाय मोतीलाल नेहरू। तो ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो स्टार्ट किए, वो तो आपने लर्न करने ही करने हैं, उसके बिना जो बचे हैं वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और जो इंडियंस ने स्टार्ट किए हैं वो तो आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पनीकर ने स्टार्ट किया। अल हिलाल न्यूज़पेपर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कौन थे, ये थे यंगेस्ट
प्रेसिडेंट ऑफ INC। ये 35 ईयर्स की एज में बने थे। 1923 में बने थे दिल्ली में। 1923 में दिल्ली में 35 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने थे। अल बिलाल, अगेन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हमदर्द न्यूज़पेपर स्टार्ट किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। कामरेड न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय अगेन मोहम्मद अली जिन्ना। गदर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था गदर पार्टी ने, इम्पॉर्टेंट। द ट्रिब्यून सर दयाल सिंह मजीठिया ने स्टार्ट किया। उसके बाद ये था हमारे पास सारा का सारा टॉपिक जो था अबाउट द गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयज एंड न्यूज़पेपर्स। अब जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पर आज़ाद तो हमने होना ही था ब्रिटिशर से, लेकिन समाज में बहुत सी कुरीतियाँ थी। जैसे कि सबसे पहले तो कि जो वुमेन की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनका जो दर्जा था उनको बहुत नीचा दर्जा दिया जाता था समाज में। उनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जाता था। उनको वुमेन को सिर्फ ये समझा जाता था कि ये सिर्फ घर के काम करने के लिए ही बनी है, रोटी बनाओ, बर्तन साफ करो, डेट्स इट। लेकिन जो उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जो समाज को सुधारना चाहते थे तो उन्होंने इस चीज़ों के खिलाफ लड़ाई की। बहुत सी धर्मों के प्रति कुरीतियाँ थी, ठीक है। जो धार्मिक कट्टर लोग थे वो अपने लोगों में अंधविश्वास फैला रहे थे, तो ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई। तो इन चीज़ों तो वो लोग क्या कहते थे कि हम गुलाम सिर्फ अंग्रेज़ों के नहीं हैं, हम गुलाम हैं पुराने रीति रिवाजों के भी। ये ज़रूरी है कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद होना है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमने अपने आप को इन कुरीतियों से भी आज़ाद करवाना है। तो ऐसी वो लोग सोच रखते थे। तो ये सारी जो कुरीतियाँ थी इनको समाज में से मिटाने के लिए कुछ संस्थाएं बनी जिनको हम पढ़ेंगे। उन पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने वो संस्थाएं बनाई, उन्होंने क्या क्या काम किए, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऐसे कुछ सोसाइटीज़ या समाजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज था इसको फाउंड किया किन्होंने? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने इस समाज को फाउंड किया। इन्होंने और क्या क्या किया? ही फाउंडेड आत्मीय समाज इन 1814। एक आत्मीय समाज भी फाउंड किया था 1814 में। ब्रह्मो समाज फाउंड किया 1828 में, और एक ब्रह्मो सभा भी फाउंड की थी 1830 में। ब्रह्मो समाज जो था वो 1828 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ बना था? कोलकाता में, ठीक है। और जो ब्रह्मो सभा थी वो 1830 में बनी थी, 2 साल बाद। ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड सती सिस्टम। इन जो ये राजा राम मोहन रॉय थे, ये किस चीज़ के अगेंस्ट थे? ये आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। जो हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा की जाती है तो ये उस चीज़ के अगेंस्ट थे और सती सिस्टम के अगेंस्ट थे। इन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए लोगों को जा कर के बहुत समझाया, बहुत से काम किए। इन्हीं के एफर्ट्स से खुश हो करके जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने 1829 में एक लीगल लॉ बना दिया था सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। किन्होंने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में
सती सिस्टम के अगेंस्ट लीगल लॉ बनाया था, लीगल लॉ। ओके, और इनका जो नेम था वो था राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय। राजा का टाइटल इनको दिया गया था उस टाइम पे। देखो 1828 में तो हमारे पास मुगल ईरा चल रही थी, मुगल्स का रूल था दिल्ली पर। तो जो राम मोहन रॉय थे, ये जो काम कर रहे थे समाज को सुधारने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा खुश थे अकबर टू। एक अकबर टू, ये थे मुगल रूलर ऑफ दिल्ली, मुगल रूलर ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के मुगल शासक थे। ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि समाज को सुधारने का जो काम कर रहे हैं राम मोहन राय, उसके लिए इनको एक राजा, मतलब राजाओं वाला काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ही इनको टाइटल दिया राजा का कि ये बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। ही प्रमोटेड वुमेन एजुकेशन, राजा राम मोहन रॉय ने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। ही वॉज लिंग्विस्टिक पर्सन, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जिसको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। तो इनको बोला जाता है कि नियरली डजन ऑफ लैंग्वेजेस, 12-13 लैंग्वेजेस का इनको ज्ञान था। ही इस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज इन कोलकाता इन 1817, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की राजा राम मोहन रॉय ने। एक हिंदू कॉलेज बनारस में बनवाया था, किन्होंने? एनी बेसेंट ने। ही फाउंडेड वेदांता कॉलेज इन 1825, वेदांता कॉलेज बनवाया इन्होंने 1825 में, जहां पर इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी, ताकि जो लोग हैं वो बाहर की सभ्यताएं और बाहर की दुनिया के बारे में भी सीखें। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। अगर फादर ऑफ इंडिया तो महात्मा गांधी, मॉडर्न इंडिया तो राजा राम मोहन राय, क्योंकि अपने विचारों से इन्होंने इंडिया को मॉडर्न बनाने का काम किया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम, वेदांता कॉलेज में एक ऐसा सिस्टम शुरू किया था जो इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था। ऐसे ही हमारे पास एक लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इनको बोला जाता था फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। इन्होंने स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड वुड्स एजुकेशन डिस्पैच सिस्टम, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच सिस्टम। अब ये क्या था? जो लॉर्ड डलहौजी थे, अब देखो हमारे पास सबसे पहले अगर उस टाइम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम क्या था कि लोगों को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ाए जाते थे, जैसे गीता पढ़ा दी, बाइबल पढ़ा दी, कुरान शरीफ पढ़ा दिया, तो रामायण पढ़ा दी, तो इसी को ही एजुकेशन बोला जाता था कि ये बस एजुकेशन है, ठीक है, उनको बस इतना ही पढ़ाया जाता था। तो जिसको धार्मिक चीज़ों की नॉलेज है वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनको अपनी कंपनी में काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत थी, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन जो इंडियंस थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सके। तो जो ब्रिटिशर्स थे, अगर वो वर्कर्स को ब्रिटेन से बुलाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो वो चाहते थे कि इंडियंस ही इतने पढ़े लिखे हों कि वो उनकी कंपनी में काम कर सकें, ठीक है। तो जो ये थे लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने वुड्स एजुकेशन डिस्पैच सिस्टम स्टार्ट किया, जिसके तहत लोगों को ऐसी नॉलेज दी जाती थी, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी एक तरह की, क्योंकि वो काबिल बन सके उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए। और इसी से ही धार्मिक एजुकेशन से हट करके जो एक नया एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसको बोला जाता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो कि स्टार्ट किया लॉर्ड डलहौजी ने।
नेक्स्ट इज आर्य समाज। जो आर्य समाज था इसको फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन 1875 इन बॉम्बे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था मूल शंकर। इनका जो मोटो था, ये क्या कहते थे, इनका जो मोटो था गो बैक टू वेदास। ये कहते थे कि हमारे जो एक्चुअल जो वेद लिखे गए हैं, 4 वेद हैं इंडिया में जो एंशियंट इंडिया में लिखे गए थे, जैसे समवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, है ना। तो वही वेद जो है उनको पढ़ो, देखो कि वो क्या कहते हैं, एक्चुअली में वही हमारी संस्कृति है। तो इनका स्लोगन ये था, और ये क्या कहते थे, इंडिया फॉर इंडियंस। जो भारत है वो भारतीयों का ही है। ही अपोज्ड अनटचेबिलिटी, ये और किस चीज़ के खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के, ठीक है, छुआछूत के, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को, जो विधवा लेडी थी उसको दोबारा से जो शादी करने का हक मिला था 1856 में, जिसको कि अपोज किया जा रहा था बाय द इंडियंस, इन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट किया। एंड इंटरकास्ट मैरिजेस, और इन्होंने अगर कोई किसी दूसरी कास्ट में शादी करना चाहता है तो इन्होंने उस चीज़ को भी सपोर्ट किया था, क्योंकि ये कहते थे कि जात पात कुछ नहीं है, ये सब हमारे मन का ही वहम है। ही रोट 3 बुक्स, इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य एंड वेद भाष्य भूमिका। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य एंड वेद भाष्य भूमिका, इन्होंने 3 बुक्स लिखी। जो सत्यार्थ प्रकाश था, इसका इंग्लिश वर्जन था लाइट ऑफ ट्रुथ। ये भी किसने लिखा, ये भी लिखा था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट इज रामकृष्ण मिशन। ये जो रामकृष्ण मिशन था, ये स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। इन्होंने भी समाज को सुधारने के लिए बहुत से काम किए। तो इनको नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद का टाइटल राजस्थान में एक अटारी नेम की जगह थी, प्लेस, वहाँ के जो किंग थे उन्होंने इनको नरेंद्रनाथ दत्त से क्या बना दिया, स्वामी विवेकानंद बना दिया। He worked for oneness of all religions। ये क्या कहते थे कि जो सारे धर्म हैं वो एक ही हैं, कोई भी अलग नहीं है। जो स्वामी विवेकानंद थे, ये एक बार अमेरिका गए थे, जहाँ से पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग आए हुए थे, पूरे वर्ल्ड से, जो कि एक वर्ल्ड लेवल की रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर इन्होंने अपनी स्पीच दी, ठीक है, इन्होंने अपनी स्पीच दी। उस स्पीच से एक ईरिश लेडी थी, मार्गरेट नोवेल। ये एक ईरिश यानी कि आयरलैंड से थी। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई इनके विचारों से। तो ये क्या किया, ये इंडिया आ गई थी इनके साथ। इन्होंने इंडिया आकर अपना नेम भी चेंज करके रख लिया, सिस्टर निवेदिता। और जो भी काम स्वामी विवेकानंद कर रहे थे उनमें इन्होंने पूरी हेल्प की, किसकी, स्वामी विवेकानंद की। जो स्वामी विवेकानंद थे, ही फॉट फॉर वुमेन। इन्होंने लेडीज़ के लिए लड़ाई की कि जो उनका समाज में दर्जा था वो नीचा था, उनको उस दर्जे को ऊंचा करने के लिए इन्होंने लड़ाई की। फॉर वुमेन एजुकेशन,
वुमेन के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और विडो री मैरिज के ये हक में थे कि जो ये बना है, ये सिस्टम चला है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज नामधारी मूवमेंट और कुक्का मूवमेंट। इस मूवमेंट के दो नेम हैं, नामधारी और कुक्का। ये फाउंड की बाबा बालक सिंह ने एंड बाबा राम सिंह ने, दो पर्सन्स ने स्टार्ट की थी लुधियाना में इन 1841 में स्टार्ट की थी। दे प्रमोट काउ वर्शिप, एक तो इन्होंने काउ वर्शिप को प्रमोट किया था। बेसिकली लुधियाना के नियर, उस टाइम पे लुधियाना के नियर एक जगह है मलेरकोटला, जो कि मुस्लिम डोमिनेटिंग थी, मुस्लिम डोमिनेटिंग। तो जो मुस्लिम्स थे वो काऊ को मार रहे थे, काऊ को बहुत ज़्यादा मार रहे थे फॉर बीफ, ठीक है, उसके मांस के लिए। तो जो काऊ है हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है, तो इन्होंने इस मूवमेंट के थ्रू काऊ की वर्शिप को और ज़्यादा प्रमोट किया और लोगों को कहा कि हमें काऊ को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। और उसी टाइम पर जो सिख धर्म था, जो सिख लोग थे वो मुगल्स के साथ बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। तो इन्होंने इस मूवमेंट के दौरान क्या किया, स्प्रेड किया ट्रू स्पिरिट ऑफ सिखिज़्म, कि जो सिख धर्म है आप उसके कस्टम्स को अपनाओ, आप बिना मतलब से लोगों के साथ ना लड़ो, अगर कहीं अत्याचार है तो वहीं पर आप अपनी आवाज़ जो है वो उठाओ। नेक्स्ट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट जो है हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये फाउंड किया मैडम HP ब्लावाटास्की एंड कर्नल HS अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क इज इन अमेरिका इन 1875। अब देखो, अब तक तो जो मूवमेंट स्टार्ट की थी वो सारी इंडियंस ने की थी, तो हम इस मूवमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों लोग इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो इंडिया के कस्टम्स थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और ये उन्हीं को ही लोगों में ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि आप इन चीज़ों को अपनाइए। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने ये जो थी चीज़ स्टार्ट की। तो पहले तो इन्होंने वहाँ पर ही काम किया, उसके बाद ये अध्यर जो कि तमिलनाडु में एक प्लेस है वहाँ शिफ्ट हो गए 1882। इन इंडिया एनी बेसेंट ने इस धर्म को, इस सोसाइटी को ज्वाइन किया। एनी बेसेंट ज्वाइंड इट एंड प्रमोटेड इट, और इसको प्रमोट भी किया। शी फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज। जो एनी बेसेंट थी उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज फाउंड किया था इन 1898 में। बाद में यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया था 1916 में। और इस समाज के थ्रू ये लोग क्या कर रहे थे, दे वांट टू स्प्रेड द इंडियन कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो इंडिया का कल्चर है उसको क्या किया जा रहा था, स्प्रेड किया जा रहा था। उसके बाद जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस। इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। इंडिया में जो गवर्नर जनरल का ऑफिस था वो किस ईयर में बना? आंसर इज 1773। देखो, जो पोस्ट थी वो तो स्टार्ट हो गई थी 1772 में, लेकिन जो एक्चुअल एक्ट पास हुआ था वो 1773 में स्टार्ट हुआ था। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल की पदवी शुरू होगी बंगाल में, एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो किसी चीज़ को चलाते हैं, तो एक ऐसी काउंसिल जो इस ऑफिस को चलाएंगे, जिसमें 4 मेंबर्स होंगे जो असिस्ट करेंगे किसको, गवर्नर जनरल को। सो 1773 इज द राइट आंसर। Who was the first governor general of Bengal? आज ही पढ़ा, वार्न हास्टिंग्स was the first governor general of Bengal.
Robert Clive was the governor, only governor of East India Company. Warren Hastings was the Governor General of Bengal first. William Bentinck was the Governor General of India first. Okay, and लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसी को ही फिर बनाया गया था फर्स्ट वाइसरॉय. Who among the following is popularly known as father of civil services in India? इंडिया में सिविल सर्विसेज के जो फादर हैं वो किसको बोला जाता है? देखो हमारे पास जो फादर हैं इंडिया के, वो कॉर्नवालिस को बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस. जो वार्न हास्टिंग्स हैं, लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस. जो वार्न हास्टिंग्स जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लॉर्ड ये सेकंड थे. इन्होंने एक सिविल सर्विस की ऐसा कोई एग्ज़ाम होना चाहिए उसकी मतलब एक नींव रखी थी. लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने इसको रिफॉर्म किया, मॉडर्नाइज्ड किया और रैशनलाइज्ड किया. और इन्होंने जो इनका जो पूरा नेम था चार्ल्स कॉर्नवालिस, उन्हीं को इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस. और ये जो एग्ज़ाम हुआ करता था ICS का, ये इंग्लैंड में हुआ करता था, और अगर किसी ने ये पेपर देना है तो वो उसे इंग्लैंड जाना पड़ता था. विच ब्रिटिश गवर्नर फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन से गवर्नर ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टार्ट किया. साइमन कमीशन हैज़ विजिटेड द इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज? किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान जो साइमन कमीशन थे वो आए थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड? नो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे 1919 में. डफरिन जो थे ये तो 1885 में थे. जो लॉर्ड डलहौजी थे इनका टाइम पीरियड 1856 में था. तो जो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन ये 1927 से लेकर के 1931-32 तक ये रहे थे. तो लॉर्ड इरविन इज़ द राइट आंसर. जो लॉर्ड इरविन थे इन्हीं की कार्यकाल के दौरान जो साइमन कमीशन थे वो आए थे. और हमने पढ़ा भी था कि जो इंडियंस थे उन्होंने साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट नहीं की थी. तो लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स. और हमने इसी में ही ये भी पढ़ा था कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो सक्सेस नहीं रही थी क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंची थी. तो लॉर्ड इरविन ने ही गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन किया था, उनके साथ एक डील की थी 1931 में. ये इनवाइट करने आए थे गांधी जी को कि आप कॉन्फ्रेंस में आओ, हम वहाँ पर बैठ करके बात करेंगे. तो गांधी जी ने इनके आगे 2 शर्तें रखी थी कि आपने जो नमक पर कानून लगाया है, नमक पर टैक्स लगाया है, आप उसको ख़त्म कर दें, ठीक है. और दूसरा कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स आपने बंदी बनाकर रखे हैं, जिन्होंने कोई भी वायलेंस नहीं किया कभी भी, आप उनको रिहा कर दीजिए. तो ये शर्तें रखी थी गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के आगे कि तभी मैं आऊँगा इंग्लैंड दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए. लॉर्ड इरविन ने उनकी दोनों शर्तें मान ली थी और गांधी जी फिर गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लॉर्ड इरविन के कहने पर. तो जो साइमन कमीशन था इंडिया में आया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड इरविन. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट? निरंकारी मूवमेंट जो थी वो बाबा दयाल दास ने फाउंड की थी. बाबा दयाल दास फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट. ही असिस्टेड द वर्कशिप ऑफ गॉड एज निरंकार. निरंकारी मूवमेंट भी जो थी
ये भगवान की पूजा पर ध्यान जो थी उसको प्रमोट कर रही थी। ये भी एक समाज था, सोसाइटी थी जो फाउंड हुआ था, और ये लोग भी जो थे वो काम कर रहे थे टू स्प्रेड ट्रू स्पिरिट ऑफ सिखिज्म। जो सिखिज्म का ट्रू स्पिरिट मतलब कि वो क्या कहता है सिख धर्म, उसको प्रमोट कर रहे थे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट। जो नामधारी मूवमेंट थी उसको हमने पढ़ा, एक और नेम भी दिया गया है, कुक्का मूवमेंट। बाबा राम सिंह एंड, यहाँ पर नहीं है दूसरे पर्सन का नेम, बाबा बालक सिंह। ये दो पर्सन्स ने लुधियाना में 1841 में फाउंड किया था कुका मूवमेंट को या नामधारी मूवमेंट को। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। जो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो कि जेम्स हिकी नाम के पर्सन ने स्टार्ट किया था। इट वाज इन 1780 में। सो द आंसर इज जेम्स ऑगस्टस हिकी। इनका पूरा नेम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। इन्होंने फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इंडिया में, बंगाल गजट, जो कि इंग्लिश में था। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा स्टार्ट किया गया पहला न्यूज़पेपर, उसका नेम भी था बंगाल गजट, ठीक है। तो लेकिन हमें इतना ही याद रखना है कि इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट, जो कि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम के अंग्रेज ने स्टार्ट किया था। What was the title of India's first newspaper? टाइटल क्या था, नेम क्या था, द बंगाल गजट। इन 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी स्टार्टेड द बंगाल गजट और कैलकाता जर्नल एडवाइजर। दूसरा नेम भी था इसका, कोलकाता जर्नल एडवर्टाइजर, विच वॉज सीज्ड इन 1872। इसको 1872 में बंद किया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि बंगाल गजट न्यूज़पेपर के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था इंडियंस ने, कि जो गवर्नमेंट गलत नीतियां अपना रही थी उसके अगेंस्ट जो थी वो आवाज़ उठाई जा रही थी। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन ब्रॉट अ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इनमें से कौन थे जो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे? फ्रेंच, डच, इंग्लिश, पोर्टुगीज। आंसर इज पोर्टुगीज। अगर आप लोगों को याद होगा जब हमने पढ़ा था टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो हमने पढ़ा था कि जो पोर्टुगीज थे इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की थी कहाँ? गोवा में। तो इस अकॉर्डिंग जो पोर्टुगीज थे ये इंडिया में अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो थे वो ले करके आए थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉयज, न्यूज़पेपर्स, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स। उसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम अपनी पंजाब की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जो पंजाब है उसकी हिस्ट्री क्या क्या रही, क्योंकि जो हमारे पास पंजाब रीजन है उसमें जो NTSC का एग्ज़ाम है उसमें पंजाब हिस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।